Hello students. So today I am going to discuss chapter number 5 of your EVS book, and the title is very lovely. You can see the picture. There are seeds and there is a chicken going to eat the seeds. So title of the chapter is Seeds and Seeds. Beej he beej or beej. So this chapter is all about seeds. हम लोग आज बीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके. सो गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम. गोपाल एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में जो इंतजार कर रहा था अपनी मौसी के परिवार का उसके घर पर आने के लिए. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. वे लोग अगले दिन आने वाले थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन्स. तो वो गोपाल सोच रहा था कि वो क्या क्या मज़े करेगा और कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा खाना, टेस्टी खाना खाएगा जब वे लोग आएंगे. और तो फिर वो अपने कजिन के साथ में बैठ करके, मौसेरे भाई बहनों के साथ में बैठ करके खाना खाएगा और इन्जॉय करेगा. और ऐसा वो सोच रहा था. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. कटोरी बाउल को बोलते हैं और चना हम लोगों ने हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, इसे इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं. ओके. तो जब वो ये सारी बातें सोच रहा था तभी उसकी माँ ने कहा. क्या कहा कि गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक. हियर इज ए न्यू वर्ड फॉर यू. सोक. सोक का मतलब क्या होता है? सोक का मतलब होता है पानी में भिगोना. और पानी में भिगोने का काम इस तरह का, सोकिंग, हम लोग किन चीज़ों के साथ करते हैं? कुछ खाने की चीज़ों को भिगा करके रखते हैं, या अगर आपके कुछ ऐसे कपड़े हों जिसमें बहुत ज़िद्दी दाग लगे हों, इन दैट केस यू विल हैव टू सोक इट इन डिटर्जेंट लिक्विड पाउडर. मतलब बकेट में पानी मिला करके और उसमें डिटर्जेंट लिक्विड या पाउडर घोल करके फिर आपको वो कपड़े सोक करने होते हैं 4 घंटे 6 घंटे के लिए. एंड आफ्टर देन यू विल वॉश इट. ठीक है. तो यहाँ पर उसकी मम्मी ने कहा कि गोपाल, तुम सोने जाने से पहले तुम्हें एक काम करना है, याद रखना है. क्या याद रखना है? कि तुम्हें 2 कटोरी चना दाल को भिगो देना है. ओके. So she was going to his बुआ's house and would return only in the morning. तो ऐसा क्यों कहा? उसकी माँ ने? क्योंकि वो उसकी बुआ के घर जा रही थी और उनका कहना था कि वो अब सवेरे लौटेंगी. तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई चना को भिगोने से क्या होता है. व्हाट वुड हैपन विथ दी चना व्हेन वी विल सोक इट फॉर आवर्स. जस्ट से दैट 6 hours 8 hours. सो एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट. जब वो चना भिगो रहा था गोपाल ने सोचा. क्या सोचा होगा? हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. गोपाल ने सोचा कि ये 2 कटोरी चना जो मैं कटोरी में भिगो रहा हूँ, ये 8 लोगों के लिए कैसे काफ़ी होगा अगर इसकी कोई रेसिपी, कोई खाने की चीज़ बनाई जाएगी तो. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तुम भी सोच सकते हो, आप सब बच्चे सोच सकते हो कि भाई 2 कटोरी चना दाल भिगो करके रखने से अगले दिन 8 लोग, जिसमें कि गोपाल की फैमिली और उसके जो मौसी की फैमिली, उसके मौसा मौसी और मौसेरे भाई बहन आने वाले हैं, कुल मिला करके देयर विल बी 8 persons. तो इन सब लोगों का खाना कैसे हो पाएगा, कैसे ये काफ़ी होगा? सो ही सोक्ड अनदर 2 balls ऑफ चना. अब लो कर लिया उसने एक्सपेरिमेंट. क्या कर लिया गोपाल ने? उसने 2 कटोरी चना और भी भिगो दिया. जबकि उसकी माँ ने कितना कहा था? उसकी माँ ने मात्र 2 कटोरी चना भिगोने को कहा था. और गोपाल को लगा कि ये तो 2 कटोरी 8 लोगों के लिए हो नहीं पाएगा काफ़ी. सो दैट ही सोक्ड अनदर 2 balls ऑफ चना. तो उसने कुल मिला करके 4 कटोरी चना भिगो दिया. सो when his mother returned the next morning, she saw that chana were overflowing from the vessel. तो अगले सवेरे में जब उसकी माँ लौट करके आती हैं बुआ के यहाँ से, तो वो देखती हैं कि जिस बर्तन में चना भिगो करके रखा गया है
वो बिल्कुल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा वो भर गया है। सो हाउ मच डिड यू सो, आस्क्ड हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। तो दो सवाल हैं यहाँ पे, उसकी माँ गोपाल से पूछ रही है और गोपाल माँ से पूछ रहा है। तो माँ ने पूछा कि हाउ मच डिड यू सो, तुमने कितना भिगोया, कितना चना भिगोया। और गोपाल ने माँ से पूछा आश्चर्य करते हुए, वंडरिंग। गोपाल ने क्या पूछा कि हाउ डिड दैट हैपन, कि ऐसा कैसा हो गया। तो गोपाल के लिए आश्चर्य करने की बात क्या थी। रिमेंबर द वर्ड ओवरफ्लोइंग। गोपाल ने क्या किया था, उसने 4 कटोरी चना भिगोया था। और चना को भिगोने का मतलब क्या, चना पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वो थोड़ा सा फूलेगा, फूलेगा तो उसका साइज मेरे ख्याल से 10 से 15%, 20% तक साइज इंक्रीज कर सकता है चने की साइज। और इसकी वजह से जिस बर्तन में ये सारे चने भिगोए हुए थे वो ओवरफ्लो हो गया। तो देखो इस पिक्चर में कैसे गोपाल आंखें फाड़ करके देख रहा है ना, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है कि अरे ये जादू कैसे हो गया। हाउ यू सोक्ड टू मच, दिस इज मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट, है ना। तो उसकी माँ ने कहा यू सोक्ड टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया। एनी वे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो मम्मी ने एक रास्ता निकाला, मम्मी ने कहा कि मैं उसमें से आधा पका लूँगी एंड आई विल लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। हेयर इज़ अनदर वर्ड टू थिंक अबाउट। स्प्राउट क्या होते हैं भाई, स्प्राउट अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, है ना। तो जो जब बीजों में अंकुर आ जाता है हम उन्हें स्प्राउट कहते हैं, SPROUT, स्प्राउट। तो स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड मूंग, ये सवेरे सवेरे में अगर आप नाश्ता करो यू विल गेट अ गुड डोज ऑफ मल्टीविटामिन्स। अंकुरित चीज़ों में विटामिन्स होते हैं और बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, है ना। और इसमें फाइबर भी होता है तो आपका डाइजेशन भी सही हो जाएगा। यू विल नॉट हैव इशू ऑफ कॉन्स्टिपेशन। चना, अंकुरित चना खाने से और स्प्राउटेड चना खाने से ये है ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मम्मी ने कहा कि मैं उसमें से आधा पका लूँगी और आधे को स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए छोड़ दूँगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। तो सोच करके देखो डॉक्टर किसी को स्प्राउट खाने के लिए क्यों बोलेगा, क्योंकि गोपाल की माँ ने क्या कहा कि मैं आधा जो भिगो करके रखा है चना 2 कटोरी के लगभग, उसे मैं अंकुरित होने के लिए छोड़ दूंगी और उसे तुम्हारी चाची के पास भेज दूंगी। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने को सजेस्ट किया है, अंकुरित चना खाने को सजेस्ट किया है। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना in a wet cloth and hung them up to sprout. I am going to underline these sentences, you should remember it, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ कैन यू मेक स्प्राउट्स, आप अंकुरित चना कैसे बनाओगे, हाउ कैन यू कन्वर्ट द ग्राम सीड्स इनटू स्प्राउट्स। सो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज़ दीज लाइन्स। क्या करने होंगे, चना भिगो करके रखना होगा, यू विल हैव टू सोक ग्राम सीड्स फॉर 6 to 8 आवर्स एंड नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा कि उसे एक भीगे कपड़े में भिगो करके लटका देना होगा। तो तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन आपको स्प्राउट्स देखने को, खाने को मिल सकते हैं। Now there is some questions you have to discuss. What things are soaked before cooking in your house? Why? आपको अपनी माँ से, अपनी बहन से पूछना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे वो घर में सोक करके रखती हैं खाना पकाने से पहले, जिसका कुकिंग में इस्तेमाल होता है। What things do you eat after sprouting? आप कौन कौन सी चीज़ ऐसी खाते हो अंकुरित होने के बाद। How are they sprouted? और वो अंकुरन होता कैसे है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, मैंने क्या बताया, इट वुड टेक 2 to 3 days इफ डन प्रॉपरली।
अगर आप सही से करते हो, एक दिन तो भिगो करके रखना होगा, दूसरे दिन उसे भीगे कपड़े में लटकाना होगा बांध करके, तो तीसरे दिन आपको स्प्राउट्स देखने को मिल सकते हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? व्हाई? क्या कभी किसी डॉक्टर ने या किसी और ने आपको स्प्राउट्स खाने को कहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि डॉक्टर ने आंटी को स्प्राउट्स खाने को दिया था। हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ स्प्राउट्स। दिस इज द स्प्राउट। आप देख रहे हो ना, आप कह सकते हो कि इसमें सूंड जैसी, ये सफ़ेद सफ़ेद सूंड के जैसा निकला हुआ है ना ये। सो डू दिस एंड फाउंड आउट। ये अब आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स? नाउ ट्राई अनदर वन। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। क्या करना है? चना लेना है और 3 कटोरियाँ लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। पहली कटोरी में 5 चने के दाने रखने हैं और उसे पानी से भर देना है। पुट ए डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट। मेक श्योर दैट कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। दूसरी कटोरी में क्या करना है कि एक गीला डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ, एक गीला या फिर मतलब भीगा हुआ सूती कपड़ा कह लो, या फिर इसी तरह का सूती कपड़ा, उसे पानी से भिगो करके दूसरी कटोरी में रखना है और उसने में भी आपको 5 चने, जितने चने आपने पहली कटोरी में रखे थे उतने ही उसमें रख देने हैं। और क्या श्योर करना है कि वो कपड़ा जो है वो भीगा हुआ रहे, है ना, उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन कपड़ा गीला होना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। नाउ यू हैव टू टेक अनदर बाउल। तीसरी कटोरी भी लेनी है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। बस तीसरे कटोरी में आपको सिर्फ एक खाली कटोरी लेनी है और उसमें 5 चने रख देने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ यू हैव टू कवर ऑल द 3 बाउल्स। अब आपको इन तीनों कटोरियों को ढक देना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगले दिन क्या होगा, क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना, तो ये चीज़ें तो करके ही देखनी होंगी। सो यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेज इन द बाउल्स। बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3। बाउल 1 में क्या है? पानी रखा है, चने के दाने रखे हैं। बाउल 2 में क्या है? भीगा कपड़ा है, चने के दाने रखे हैं। बाउल 3 में क्या है? सिर्फ चने रखे हैं। सो देर आर 4 क्वेश्चंस, यू हैव टू नोट डाउन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। आर द सीड्स गेटिंग एयर? क्या पहले कटोरी में बीजों को हवा मिल रही है? नहीं। दूसरी में मिल रही है, तीसरी में मिल रही है। एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? पहले में उसे पानी मिल रहा है, यस। दूसरे में भी पानी मिल रहा है। इन द थर्ड बाउल द सीड्स आर नॉट गेटिंग एनी वाटर एट ऑल। व्हाट चेंजेस डूड यू सी? पहले वाली कटोरी के चनों में तुम्हें कोई परिवर्तन दिखता है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिफोर सोकिंग? तो यहाँ आप देख सकते हो कि चनों का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो थोड़े फूले फूले, थोड़े सूजे हुए से लग रहे हैं। दूसरी कटोरी में क्या हो सकता है? वहाँ पर चने फूले हुए भी होंगे एंड देयर विल बी स्प्राउट्स ऑल्सो। थर्ड कटोरी, तीसरी कटोरी में क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं होगा। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? फोर्थ क्वेश्चन। तो पहली कटोरी में होगा देयर विल बी नो स्प्राउट। पहली कटोरी में चूँकि उसे हवा नहीं मिला ना, तो स्प्राउट्स नहीं होगा। दूसरी कटोरी में देयर विल बी स्प्राउट्स। 5 चनों के अंकुर हो सकते हैं अगर 5 के 5 चने हेल्दी रहे हैं, कोई उसमें से सड़ा हुआ है ना, ऐसा चना नहीं हो। तीसरी कटोरी में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, तो स्प्राउट्स कहाँ से होंगे, है ना। सो यू हैव टू टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट। ऑब्वियसली सेकेंड बाउल, है ना, जिसमें हम लोगों ने कपड़े भीगा करके रखा था और उसमें चने डाल रखे थे। सो व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? तो तुम्हें, आप सब बच्चों को क्या अंतर दिखता है इस दूसरी कटोरी के चने में और तीसरी कटोरी के चने के साथ में और पहली कटोरी के चने के साथ में? व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? एंड नाउ रिमेंबर द सिचुएशन। जब गोपाल ने बहुत ज़्यादा चना भिगो दिया था तो माँ ने क्या कहा था? अगले दिन माँ ने कहा कि आधे चनों को मैं बना लूँगी, सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी, और आधे चने को मैं भीगे कपड़े में लटका दूँगी।
ऐसा क्यों किया था मम्मी ने? ऐसा मम्मी ने इसलिए किया था ताकि उसमें से अंकुरित चने निकल सकें, अंकुरन हो सकें। So sprouting time of seeds may vary according to the temperature and humidity of the weather. This point should be noted. मैंने अपने अंदाजे से कहा था कि इट कैन टेक 48 to 72 आवर्स टू गेट द स्प्राउट्स। यहाँ पर भी उसके बारे में एक सजेशन है किताब में कि ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, वेदर में ह्यूमिडिटी कैसी है। इसकी वजह से मैंने जो 2 से 3 दिन का समय बताया उससे पहले या थोड़ा लेट से भी स्प्राउट्स हो सकता है, लेकिन 2 दिन तो लगेंगे ही कम से कम। आई हैव चेक्ड इट एंड आई एम श्योर अबाउट इट। So when you split the whole masoor, you get me masoor dal, but then you cannot sprout me. Can you think why? यहाँ पर एक मसूर का दाना है, ये कुछ बातें कह रहा है आप सबसे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप मुझे 2 हिस्सों में बांट देते हो तो मैं मसूर की दाल बन जाता हूँ, और तब अगर आप मुझे पानी में भिगोगे और फिर गीले कपड़ों में लटका करके रखोगे तो मेरा स्प्राउट नहीं होगा। उसका जो साबुत दाना होता है जिसमें 2 दाने ऐसे चिपके हुए से होते हैं, एंड देयर इज ए थिन कवर ओवर इट, एक पतली सी कवर होती है ना, तो इन दैट केस तब अगर हम उसे पानी में भिगो करके रखेंगे और गीले जगह पर रख देंगे तो उसका स्प्राउट हो सकता है। नाउ यू हैव टू मेक ए ड्राइंग। डू यू लव ड्राइंग? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते होंगे, और वैसे भी अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का क्या काम? दिस इज़ वेरी बोरिंग थाट। मैं तो कहूँगा कि ये बड़ा ही बोर करने वाला थाट है, क्योंकि आप जानते नहीं हो। आपको जानना चाहिए कि जब हम साइंस पढ़ते हैं देयर इज़ ए लॉट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग करनी होती है, बहुत सारे चित्र बनाने होते हैं। आप साइंस की किताब पलट करके देख लो ना। अभी आप 5th में पढ़ रहे हो, 6 ऑनवर्ड्स यू विल बी रीडिंग साइंस, और 8th 6th क्या मैं कहूँ 7th 8th ऑनवर्ड्स देयर विल बी 3 सेक्शंस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 साइंस पढ़ने होंगे आपको, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ ड्राइंग। फिजिक्स में होगा और सबसे ज़्यादा ड्राइंग तो बायोलॉजी में होगी, तो ड्राइंग तो जानना ही चाहिए। सो यू हैव टू लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको क्या करना है? आपको अंकुरित चनों को देखना है एंड उसकी ड्राइंग बनानी है। आई होप यू वुड लव इट। बड़े प्यारे दिखते हैं ये स्प्राउटेड चने। मैं दिखाऊं क्या? मैं अभी दिखाता हूँ। सो आई हैव गॉट इंटरनेट कनेक्शन विथ मी एंड आई एम गोइंग टू शो यू। अंकुरित चना मैं दिखाने जा रहा हूँ आप सबको। ओके, स्प्राउटेड ग्राम। सो हेयर आर द इमेजेस। ये देखो कैसे लगते हैं अंकुरित चने, और उतने ही टेस्टी भी लगते हैं ये खाने में। कभी खा करके तो देखो, बहुत टेस्टी लगता है, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है, बहुत पौष्टिक है। सवेरे के लिए इससे बढ़िया कोई नाश्ता तो हो ही सकता नहीं, है ना। यहाँ देखो ये कितने प्यारे से हैं। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। इसकी बहुत सारी रेसिपी होती है। बिहार में लोग इस तरह के चनों की घुघनी बनाते हैं, और इसके साथ में अगर मूंग वाला ये स्प्राउट्स देखो, ये और ये चना अगर ये दोनों मिला दें, थोड़े से प्याज डाल दिए जाएं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और नींबू, और फिर आप इसे खा करके देखो, यू वुड लव इट डेफिनेटली। आई एम श्योर अबाउट इट। कभी कभी बसों में, ट्रेन में ये नाश्ता मिलता है, वो लेकर के आते हैं ना बेचने के लिए, तो वो तो दूर की बात है। अच्छा, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो, कोई बच्चा जो बॉडी बिल्डिंग में बिलीव करता हो, फिटनेस फ्रीक हो, तो वो सब भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना। सो ओके, आई एम बैक टू द चैप्टर। नाउ देयर इज ए प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स। क्या करना है? बीजों को प्लांट करना है, बीजों को मिट्टी में लगाना है, मिट्टी में रोपना है ना। वी हैव टू सो द सीड्स, सोइंग भी कहते हैं, SOWING। सो टेक ए क्ले पॉट
और ए टिन कैन। आपको क्या करना है कि एक छोटा सा टिन, ऐसा एक डब्बा लेना है ना, जिसका खुला हुआ मुंह हो, या फिर आपको एक क्ले पॉट, ऐसा छोटा सा गमला लेना है। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। अच्छा, अगर ये कैन लिया है तो, है ना, या फिर ये गमला है तो इस केस में भी यहाँ पे एक छोटा सा छेद होना चाहिए। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर आपने कभी गलती में से इस गमले में एक्सेस वाटर डाल दिया है तो वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। नाउ फिल योर कैन विथ सॉइल। उसमें मिट्टी भर देनी है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। एक ही चना का हो, मूंग का हो, मसूर का हो, किसी भी एक चीज़ के थोड़े से दाने लेने हैं और उसको प्यार से उस मिट्टी में हल्का सा पुश करके दबा देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सिसमे, कोरिएंडर। तो अगर आप सब बच्चे अलग अलग ग्रुप बना करके करो तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तब आप देख सकते हो ना, किसी ने सरसों के बीज डाले, किसी ने धनिया के बीज डाले, किसी ने तिल के बीज डाले, किसी ने मेथी के बीज डाले। तो सबके पौधे, सबका अंकुरन अलग अलग होगा और सबके जो बेबी प्लांट्स होते हैं दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और सब अलग अलग तरह के दिखेंगे। तो आप दिखा सकते हो एक दो दूसरे को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब क्या करना है कि इसमें ना, इस असाइनमेंट में छोटा सा काम करना है, लिखना है नेम ऑफ द सीड। आपको नाम लिखना है, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, किस दिन आपने उसे मिट्टी में लगाया है, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। और वो तारीख भी लिखनी है, वो दिन भी लिखना है, कितने दिनों के बाद आपने मिट्टी में से ऊपर कुछ निकल करके बाहर आते हुए देखा। To find the height of a plant, use thread and then measure it on the scale। अगर आपको कभी भी इसमें से इस पौधे की हाइट मेजर करनी हो, ये हाइट मेजर करनी हो, तो आप क्या करेंगे, एक धागे का टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक लटका देंगे और फिर उसके बाद उसी धागे को आप अपने स्केल पर माप सकते हो कि हाउ मच सेंटीमीटर्स इट हैज़ ग्रोन, ये कितना मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंच बढ़ गया है ये पौधा, बेबी प्लांट इतने दिनों में। ठीक है, तभी तो सही से ऑब्जर्वेशन नोट कर पाओगे ना। एंड नाउ दिस इज द चार्ट। ये है, इसमें क्या क्या कॉलम्स रखने हैं, डेट, हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ लीव्स सीन, एनी अदर चेंज। यहाँ तारीख लिखेंगे, पौधे की ऊंचाई कितनी थी, उसमें से कितनी पत्तियाँ दिख रही थी, या कुछ और भी चेंज जो कि नोटिस हो रहा हो, जिसे लिखने की ज़रूरत आपको लगती हो, यू कैन नोट इट डाउन। Now find out. So how long did it take for the plant to come out from the soil? कितने दिन लगे पौधे को, नन्हे से पौधे को बीज मतलब ज़मीन से, उस मिट्टी से बाहर आने में। हो सकता है किसी का पौधा चना, धनिया, मेथी और क्या था, एक तिल, सबका अलग अलग दिन हो सकता है, कोई जल्दी निकल सकता है, कोई बाद में निकल सकता है। सो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे? हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने नोटिस किया कि पहले दिन और दूसरे दिन के बीच में पौधे की हाइट में देयर वाज एनी चेंज? इज देयर एनी चेंज? ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? और ऐसा किस दिन लगा कि जिस दिन उस पौधे की हाइट अचानक से ज़्यादा बढ़ी है? डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या पौधे में से हर दिन नए नए पत्ते निकल रहे थे? वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? क्या पौधे के स्टेम में, इस हिस्से में कोई चेंज नज़र आ रहा था? सो यू हैव टू मेक ए क्लियर ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल रोज़ ध्यान से एक ही समय पर पौधे को देखना है और उससे रिलेटेड बातों को, जो भी डेवलपमेंट हो रही हो उस पौधे में, बेबी प्लांट में, यू हैव टू नोट इट डाउन। अगर आप सब बच्चे साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अगर आप में से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही होंगे, और ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आप करके देखोगे तो, किताबों में पढ़ लेना, किसी ने बता दिया वो चीज़ सुन लेना, याद कर लेना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उसे एक्सपीरियंस करना, करके देखना अपने सामने में, तो उसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती।
सो डिस्कस which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. किस बीज को सबसे ज़्यादा समय लगा उसकी तना को मिट्टी से बाहर निकलने में. which seeds took the least days to come out of the soil. और किस चीज़ के बीज को सबसे कम समय लगा मिट्टी से बाहर निकलने में. which seeds did not grow at all. और कौन से ऐसे बीज थे जो बिल्कुल ही नहीं बढ़े और ऐसा क्यों हुआ. डिड anyone's plant dry up और turn yellow. क्या किसी का पौधा सूख गया या पीला पड़ गया. why did this happen. देयर माइट बी शॉर्टेज ऑफ वाटर. अगर किसी का पौधा सूख गया है, मैंने पहले बता दिया, हालांकि ये चीज़ें आपको खुद से केस करनी चाहिए थी. यू विल थिंक इट, यू विल ऑब्जर्व इट योर सेल्फ, कि अगर आप पौधे में पानी नहीं डालोगे ना तो वो सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा. व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर. वही बात लिखी है आखिरी लाइन में जो मैंने कहा था कि क्या होगा अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप जानोगे, सीखोगे इस एक्सपेरिमेंट्स में. नाउ देयर इज ए पॉइंट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल डायरेक्ट दिल से. क्या कहना है. व्हाट इज इनसाइड द सीड. उस बीज के अंदर में क्या है. सोचने की बात है ना, बिल्कुल सोचने की बात है. हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड. और एक इतना बड़ा सा पौधा एक छोटे से, इतने छोटे से बीज से कैसे जन्म लेता है, कैसे बड़ा हो जाता है. सोच करके देखो. लीची के बीज देखे हैं, आजकल लीचियों का मौसम है, कितना छोटा सा होता है. हाँ, अंडे से भी छोटा होता है. मुझे लगता है 1 से 1.5 इंच, बस इतना ही तो होता है वो. हार्डली 8 to 10 सेंटीमीटर्स. नाउ देयर इज ए टीचर्स नोट. Students are not supposed to be given formal intimation in the response to these questions. These are meant to explore their own intuitive ideas. ओहो, मैंने कहा ना कि इसमें टीचर को कुछ बताना नहीं था, बच्चों को खुद से एक्सपेरिमेंट करने थे, ऑब्जर्व करने थे और उसकी लिस्ट, अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने फाइंडिंग्स को लिखना था. और इससे क्या होगा कि बच्चे जान जाएंगे. क्या जान जाएंगे. हाउ प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सॉइल. पौधों को डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए. उसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ मिसिंग इन द लिस्ट. टेम्परेचर. है ना. और पौधों को आमतौर पर ये टेम्परेचर मिलता कैसे है. सनलाइट से, है ना. एक बार जब पौधा ज़मीन से बाहर निकल आता है, उसके 2-4 पत्ते दिखने लगते हैं, एंड आफ्टर दैट उसे सनलाइट चाहिए ही चाहिए. वो फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो खाना बनाएगा, और खाना बनाएगा तभी तो उसकी ग्रोथ हो पाएगी. उसके आगे की जो ग्रोथ है एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद में, वो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है. नाउ यू हैव टू थिंक एंड इमेजिन. सोचना है और कल्पना करना है. व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक. ड्रॉ ए पिक्चर. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना. मज़ेदार सी बात कि क्या होगा कि अगर पौधे चल सकते. ड्रॉ ए पिक्चर. तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस पौधे को किसी घर में ज़्यादा पानी नहीं मिलता, उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा होता, तो वो चल करके, टहल करके पड़ोस के घर में चला जाता. सपोज़ करो कि मोहन और सोहन 2 बच्चे हैं. मोहन ऐसा है जो अपने पौधों को बड़ा ख्याल रखता है, उसे समय पर पानी डालता है, उसकी कटाई छटाई करता है, उसके लिए उसने बाड़ बना करके रखा है ना. ज़रूरत पड़ने पर उनकी वो सिंचाई करता है, उसमें खरपतवार उग जाएँ तो वो निकालता है. दूसरा है सोहन, बस जिसने अपने पौधों को एक बार लगा दिया और वो 15 दिनों तक, 1 महीने तक उसे देखने ही नहीं जाता. 2 महीने के बाद देखने जाता है कि उसमें फूल निकले हैं कि नहीं, फल निकले हैं कि नहीं. तो क्या होगा, उन पौधों को प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा सोहन के यहाँ से. तो यहाँ जो बात है ना कि थिंक एंड इमेजिन, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक. तो मोहन के पौधे वॉक करते हुए, चलते हुए सोहन के यहाँ चले जाएंगे, है ना. मोहन के पौधे सोहन के यहाँ चले जाएंगे नहीं, सोहन के पौधे
मोहन के यहाँ चले आएंगे, क्योंकि सोहन अपने पौधों की देखभाल नहीं करता, वो उसकी इरिगेशन नहीं करता, निकाई गुराई नहीं करता, वो पौधों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने बगीचे में, खेत में महीने में 2 महीने में एक बार विजिट करता है, जबकि मोहन हर तीसरे चौथे दिन अपने पौधों के पास में जाता है, उनकी देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है, अगर देखता है कि पौधा सूख रहा है तो पानी पटाता है। तो सोहन के सारे पौधे चल करके मोहन के यहाँ आ सकते हैं। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या ऐसा भी है कि कुछ पौधे बिना बीज के ही जन्म लेते हैं, बिना बीज के वो बड़े होते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको सोचना है और करके देखना है। मैं अभी कोई हिंट नहीं दूंगा इसके बारे में, ठीक है? हाँ, हो सकता है मैं इस चीज़ों के बारे में या कुछ ऐसे पौधों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, जिसमें मैं ये मेंशन करूंगा कि ये वो सारे पौधे हैं जो बिना बीजों के उगते हैं, दूसरे तरीके से उगते हैं। So have you ever heard about plants which hunt? There are hunting flowers also. This is the picture of hunting flower. Plants which hunt मतलब ऐसे पौधे जो शिकार करते हैं। They are non vegetarian, ऐसा कह लूँ क्या? They are carnivorous, ऐसा कह लूँ? There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. तो इस दुनिया में प्रकृति ने ऐसे ऐसे पौधे भी बना रखे हैं, ऐसे ऐसे पौधे भी हैं प्रकृति की मदद से, जो मेढक को खा जाते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, और इवन माइस, छोटे छोटे चूहों को भी खा जाते हैं। द पीचर प्लांट इज वन सच प्लांट। ये पीचर प्लांट है। क्या नाम है इसका? पीचर, PITCHER, पीचर प्लांट। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मैं अपने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा यूट्यूब लिंक भी डालूंगा, जिसके ज़रिए आप देख पाओगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो दूसरे पौधों को या दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जीवों को खा जाते हैं। ठीक है, वो मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं करते, वो दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को खा जाते हैं। यस, तो ये जो पीचर प्लांट है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। इट हैज़ ए पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय ए लीफ। देख रहे हो ना, इसका शेप कैसा है? ऐसा कोनिकल शेप है, और ऊपर से ये ऐसे खुला है, एंड देयर इज ए कवर। जैसे ही इसमें कोई कीड़ा यहाँ पर आकर के बैठेगा, दिस कवर विल बी डाउन। ये जो कवर है ना, ये ढक्कन बंद हो जाएगा, एंड द इंसेक्ट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड। सो द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। इस पौधे में एक खास तरह की खुशबू होती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ों को लगता है कि यहाँ पर कोई खाने की चीज़ है, एंड दे कम नियर द प्लांट। वो इसके नज़दीक आते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट। बड़ा रोचक तरीका है ना, बहुत चालाकी वाला तरीका है। तो ये जो पौधा है पीचर प्लांट, जो क्या करता है? हंटिंग करता है, शिकार करता है। So many seeds. So how many types of seeds can you collect? Where will you find them? कितने तरह के बीज आप इकट्ठे कर सकते हो? पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि यहाँ से आप कितने तरह की बीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चना है, ये मूंग है, ये बीन्स, राजमा है ना। ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी एक तरह का बीन्स है, और कुछ इतने तो पहचान लिए मैंने। और आप बीजों को पाओगे कहाँ? आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल सकता है, एग्रीकल्चरल स्टोर में मिल सकता है। सो ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स इकट्ठे करने हैं। एंड आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर। उसके बाद इन सबको एक जगह पे रख दो। ना ऑब्जर्व द सीड्स केयरफुली। क्या ऑब्जर्वेशन करना है?
थिंक अबाउट द शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। आपको ना इन बीजों के आकार के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसकी रंगों के बारे में, ये स्मूथ है, खुरदुरा है, कैसा है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। मेक ए सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, और आप इस चार्ट को क्लास में दिखा भी सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ ए टेबल लाइक दिस। कैसे? नेम ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, शेप, टेक्सचर, और इस तरीके से आप एक टेबल बना करके दिखा सकते हो। नाउ यू हैव टू थिंक अगेन, डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? क्या आपने अपनी लिस्ट में सौंफ और जीरा को शामिल किया है? विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? आपकी बीजों की कलेक्शन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सीड कौन सा था? नाउ यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ अनदर थिंग्स। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेज इन योर होम, वो बीज जो घर में मसालों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइट सीड्स, ऐसे बीज जो बड़े हल्के से हैं, है ना, जिसे आप फूंक मार करके उड़ा सकते हो। ये है ना सौंफ, सौंफ वाला, जिसे आप फूंक मार करके उड़ा सकते हो। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे बीज जो कि चपटे होते हैं। नाउ यू हैव टू मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? अलग अलग कैटेगरी पर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप सीड्स के अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। आप सब्जी वालों का अलग ग्रुप बना लो, है ना, मसालों का अलग ग्रुप बना लो, फ्रूट्स का अलग ग्रुप बना लो। सो डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद दीज सीड्स? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करके देखो कि क्या इन बीजों से कोई खेल खेल सकते हैं। वांडरिंग सीड्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वांडरिंग सीड्स, ऐसे बीज जो कि भटकते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। आप देखो इस पेड़ से कुछ सीड्स ऐसे हवा में फ्लोट कर रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। राइट ए लेटर, ओके बाय। So plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. बीजों के बारे में क्या कहा गया है कि they are great travelers, वो बहुत बड़े, बहुत अच्छे यात्री होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते हैं। They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and you see the flying seeds. अब आप देखोगे अगले पेज में कि उसमें कौन से ऐसे बीज हैं जो कि उड़ सकते हैं, उड़ करके वो ट्रैवलिंग करते हैं। ये देखो, ये देखा होगा आप लोगों ने गांव में, खेतों में। ये भी है, ये गोखरू का है, ये जानवरों के शरीर में चिपक जाता है ना, और ये उड़ने वाला है, इसे फूंक मारो तो उड़ेगा, लेकिन अगर नाकों में चला जाए तो छींक आती है। सो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आपने ऐसे बीजों को देखा है जो उड़ सकते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? और हर एरिया में हो सकता है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, बोली के हिसाब से उसके नाम अलग अलग हों। लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दीज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग? और जो सीड का कलेक्शन आपने बनाया है, ज़रा उसके बारे में सोच करके देखो कि उसमें से ऐसे कौन कौन से बीज हो सकते हैं जो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर 2। ये गोखरू के बीजों की बात है जो इस जानवर, इस कुत्ते के शरीर में चिपके हुए हैं। दिस सीड कैनॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ्स। ये जानवरों के फर पर चिपक जाता है, हमारे कपड़ों में चिपक जाएगा। इन दिस वे इट गेट्स ए फ्री राइड, और इस तरीके से इसे ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं चुकाने होते, कोई फीस नहीं भरनी होती, फ्री में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात। सो डिड यू गेट एनी आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? इन बीजों से कुछ आइडिया मिल रहा है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलरो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। अब हम लोग एक आइडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। So this happened in 1948. One day George Mestrel came back from a walk with his dog. 1948 की बात है। जॉर्ज मेस्ट्रल एक बार एक टहल करके वो अपने कुत्ते के साथ में वापस लौटे। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. वो सोच में पड़ गए, चकरा रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर और उनके कुत्ते के शरीर पर कुछ बीज चिपके हुए हैं। He wondered what made them stick.
वो सोच में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी किस चीज़ की वजह से वो उनके शरीर में चिपका हुआ है। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसके बाद उन्होंने उन बीजों को माइक्रोस्कोप से देखा। ही सॉ दैट दीज सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स। उन्होंने देखा कि ये जो बीज हैं उसमें छोटे छोटे हुक बने हुए हैं। हुक कैसे होते हैं? ऐसे, जो फंस जाते हैं, है ना। which got stuck to claws और फर, ऐसे हुक जो कि कपड़ों में या फर में, रोए में चिपक जाते हैं। सो दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो इसी से उन्हें आइडिया मिला एक चीज़ बनाने का जिसका नाम है वेलक्रो। ही मेड ए मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उसके बाद उन्होंने एक मटेरियल बनाया, एक चीज़, एक पदार्थ बनाया जिसमें ऐसे ही छोटे छोटे हुक बनाए हुए थे जो चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होगे ना कि ये एक स्लीपर का पिक्चर क्यों दिया हुआ है। जो बच्चों के जूते होते हैं जिन्हें फीता बांधना नहीं आता, वे भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जूते में ये जो हिस्सा है दैट इज़ नोन एज वेलक्रो। इसे पलट करके अगर हम ऐसे मोड़ करके हाथ से ऐसे दबा देते हैं ना तो ये चिपक जाता है, बंद हो जाता है। सो वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। इस वेलक्रो का इस्तेमाल कपड़ों में होता है, जूतों में होता है, बैग में होता है, बेल्ट में भी होता है, एंड मैनी मोर। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो देखो ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, उन्हें कैसे प्रकृति से एक आइडिया मिल गया एक ऐसी चीज़ बनाने का जिसका आज की दुनिया में इतनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? दिस इज़ नोन एज वेलक्रो। VELCRO। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही जूते चप्पल पहनना पसंद करते हैं कि उन्हें फीते ना बांधना हो, जिसमें ये वेलक्रो हो चिपकाने वाला। So look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. अब यहाँ पर देखो कि ये नारियल का बीज पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कौवे या कोई भी पक्षी के मुंह के जरिए कोई बीज दूसरी जगह जा सकता है, और ये गिलहरी कोई फल खा रही है और कुतर कुतर करके इसके बीजों को गिरा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। So some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने बीजों को दूर तक फैला देते हैं, जैसे कि सोयाबीन का पौधा जब उसका पॉड पक जाता है तो हल्का सा उसमें एक बर्स्ट आउट होता है और उसके बीज दूर तक उड़ करके चले जाते हैं। जिन बच्चों ने सोयाबीन का पौधा देखा होगा वो इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। So think what would happen if seeds do not spread and remain at one place only. ये सोच करके देखो कि अगर बीजों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, सारे बीज एक ही जगह रहेंगे, तो क्या हो सकता है? क्या उस सब में से हेल्दी पौधे उगेंगे और सब इतने बड़े हो पाएंगे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय व्हिच सीड्स आर स्प्रेड। अब आपको लिस्ट बनानी है कि अलग अलग तरह के बीज अलग अलग जगह पर फैलते कैसे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं। और ये बात याद रखना कि सारे बीजों को हम एक ही जगह पर नहीं उगा सकते, क्योंकि हर पौधे को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उसके लिए देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन टू सीड्स, टू प्लांट्स। सो हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। ये हंसने की बात है कि क्या अपने बीजों में आपने ह्यूमन बींग को भी नोट करके रखा है। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वी आर कैरियर ऑफ सीड्स। हम लोग बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझ करके या बिना जाने बूझे। सो वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। हम बीजों को ले करके आते हैं अपने बगीचे में उगाने के लिए, जो हमारे लिए सुंदर दिखते हैं, उपयोगी दिखते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, दे वेयर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स।
बाद में इन पौधों को देख करके लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो यहाँ के पौधे हैं ही नहीं, ये तो कहीं दूसरी जगह से मंगाए गए हैं। और ऐसा होता है ना। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिर्ची, ये जो मिर्ची है ना, ये चिली, ये कहाँ से आया है हमारे देश में? ये साउथ अमेरिका से आया है। टुडे वी कैनॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और आज के समय में हम बीजों के बारे में सोच ही नहीं सकते। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा पॉज करना पड़ेगा इस लेक्चर में, क्योंकि यूपीएस की बैटरी डाउन हो रही है। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर सेशन में, इसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करके।